परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है बेटा? को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, चलिए एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो बेटा इसमें पहला आता है आपका थर्मिस्टर। नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। तो पहला आता है बेटा आपका थर्मिस्टर। जब क्वेश्चन आता है, मतलब सर ये थर्मल की उपस्थिति में कार्य करता है। आ जाओ। इसे बेटा क्या कहा जाता है? थर्मल रजिस्टर कहा जाता है, यानी कि थर्मल प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आप बताओ इसका ताप गुणांक कैसा होता है? तो बेटा इसका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। लिखो बेटा इसका ताप गुणांक कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या सर? नेगेटिव होता है। एनटीसी होता है। अब इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं बेटा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे ना, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, यानी कि अब मुझे बताओ एनटीसी का मतलब क्या है? जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो लिखो बेटा जैसे ही तापमान यानी कि टेम्परेचर, बेटा टी क्या है? तापमान। जैसे ही ताप आपने बढ़ाया तो बेटा इसके सापेक्ष, क्योंकि ये एनटीसी है ना, तो प्रतिरोध घटेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध जो होगा आर, वो तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा, है ना? ये ध्यान रखो। और प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब चालकता क्या हो जाएगी? बेटा चालकत्व क्या हो जाएगा बेटा? जी, वो तुरंत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। देखो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो प्रतिरोध क्या हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, तो बेटा ये है आपका थर्मिस्टर। इसको क्या कहा जाता है? थर्मल रजिस्टर। इसका ताप गुणांक कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि ताप जैसे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाता है? चालकता। ये आप सभी जानते हैं बेटा। ये सारी छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
ये रहा इसका संबंध। कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। अब उसे थर्मल प्रतिरोध क्यों देते हैं? क्योंकि ये थर्मल की उपस्थिति में व्यवहार प्रदर्शित करता है। बेटा इसको थर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थर्मल की क्या देता है? प्रभाविता देता है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में। तो लिखो बेटा, थर्मिस्टर। तो बेटा क्या होता है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में होता है। अनुप्रयोगों में होता है। यानी कि अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं बेटा इसका प्रयोग होता है। अब पूछा जाता है बेटा ये किसका बनता है? तो बेटा ये बनता है धात्विक ऑक्साइड निकल कोबाल्ट का। किसके बनता है बेटा? यह धात्विक ऑक्साइड। बेटा यूं क्यों पूछता है क्वेश्चन? यह धात्विक ऑक्साइड। और किसका बनता है? निकल का। और किसका बनता है? कोबाल्ट का। बेटा ये सारी चीजें मिलाकर इनको बनाया जाता है कोबाल्ट। इसके अलावा आप ले लो तांबा तथा मैग्नीन का मिश्रण होता है। कोबाल्ट, तांबा तथा मैग्नीन का मिश्रण होता है। इतना आसान नहीं होता है ना। मैग्नीन का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। बेटा इतने सारी चीजें मिलाओगे तब जाके हमारा क्या बनता है? थर्मल रजिस्टर बनता है। यह धात्विक ऑक्साइड निकल, धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, यानी कि ऐसी धातु जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैग्नीन का मिश्रण होता है। ठीक है बेटा। हाँ, ध्यान रहे बेटा। लेकिन ये क्या होता है बेटा? क्या होता है? कम वाट क्षमता के होते हैं और कम ही प्रतिरोधी मान के होते हैं। ये ध्यान रखना बेटा। थर्मिस्टर जो होता है हमेशा क्या होता है? कम वाट क्षमता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे ही कम वोल्टेज पे होती है। तो यह कम वोल्टता तथा कम प्रतिरोध मान देते हैं। कम प्रतिरोधी मान देते हैं। प्रतिरोधी मान देते हैं। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा लगा के आ जाओ आंसर। प्रतिरोधी मान प्रदान करते हैं, प्रदान करते है। तो बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके थर्मल रजिस्टर से नहीं पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? ये थर्मल रजिस्टर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर, क्या क्या संबंध होता है, और बेटा उसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होता है। किसका बना होता है? तो धात्विक ऑक्साइड, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीन का। और ये कम वोल्टेज, बेटा इसको याद करने की टेक्निक बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कम वोल्टेज की होती है और कम ही प्रतिरोध का होता है। और बेटा देखो इसके ज्यादा आपको थर्मिस्टर में नहीं पूछेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वेरिएस्टर। नाम सुना आपको? वेरिएबल रजिस्टर, है ना? हाँ, वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल वेरिएस्टर का नाम सुनते हैं। चलो आगे दूसरा है बेटा वेरिएस्टर। वेरिएस्टर, वेरिएस्टर। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलता है? कभी कभी बोलते हैं ना वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा वही है ये। क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा इसको और क्या बोला जाता है? इसे इसे वेरिएबल, वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटर भी कहा जाता है। जैसे थर्मिस्टर को क्या कहते हैं? थर्मल रजिस्टर, उसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसकी विशेषता क्या है? तो बेटा ये किस पर निर्भर करता है? तो ये वोल्टता निर्भर प्रतिरोध है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है बेटा। कैपेसिटर Q बराबर CV। तो बेटा इसका कैपेसिटेंस किस पे? वोल्टता पर निर्भर ही तो करेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा। इसलिए आपको सबसे पहले ये छोटी छोटी आवेश वगैरह पढ़ाया जाता है। हाँ, तो यह एक वोल्टता निर्भर, वोल्टता निर्भर बेटा क्या है? वोल्टता निर्भर क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। अब वोल्टता निर्भर क्या बेटा? अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, देखना। जैसे ही आप वोल्टता को वृद्धि करोगे तो इस प्रकार के प्रतिरोध में क्या होता है? वोल्टता वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। देखो बेटा, यानी कि जैसे ही मैंने वोल्टता का मान बढ़ाया, वोल्टता का मान बढ़ाया, देखो जैसे ही मैंने वोल्टता का मान बढ़ाया तो क्या हुआ? इसके संगत प्रतिरोध क्या हो गया बेटा? कम हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया, है ना? और प्रतिरोध जैसे ही कम होगा तो बेटा चालकता क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी, है ना? चालकता जी बढ़ जाएगी, है ना? आप इतना सा ध्यान रखो, अब ये आगे वाला अपने आप हो जाएगा, हो जाता है।
है ना? इसको और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं? इसको वेरिकैप कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें जैसे ही मैंने वोल्टता बढ़ाई, तो मेरा क्या हुआ? प्रतिरोध का मान कम हो गया। बेटा ध्यान रखना। इसी तरह मैं इसको घटाऊँगा, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक? ठीक, समझ गए? समझ गए। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर परिपथ में इसका प्रयोग होता है। तो लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के पावर परिपथ में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा कहाँ पे? पावर सर्किट में होता है। पावर सर्किट में होता है। देखो, जैसे मेरा वोल्टता का मान बढ़ेगा, तो इसका प्रतिरोध घटेगा और ये क्या करेगा? पावर सर्किट को ऑन कर देगा। इसीलिए इसका प्रयोग वहाँ पर होता है। ठीक है बेटा? अगला जो इम्पोर्टेंट है, वो आप सभी को जानते हो, वो है लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। यानी कि ये वो प्रतिरोध है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे। ठीक है? अब क्या है बेटा? लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। तो तीसरा इम्पोर्टेंट है बेटा, लाइट डिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। चलो, यानी कि इसके नाम से नहीं पता चल रहा, वह प्रतिरोध जो कि लाइट पर निर्भर करता हो। हाँ बेटा, वही है। तो सबसे पहले पूछा जाता है बेटा इसका ताप गुणांक कैसा होता है? तो बेटा इसका ताप गुणांक भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके अलावा चाहे वो आप साइंस सीटर कभी-कभी क्वेश्चन आता है तो अपोजिट, इसका इसका ताप गुणांक ताप गुणांक बेटा कैसा होता है? इसका ताप गुणांक भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है ना? ऋणात्मक होता है। ठीक? इसका ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि जब प्रकाश बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी अर्थात भाई लाइट क्या है? प्रकाश ही तो है। यानी कि प्रकाश, या कह सकते हैं जैसे ही लाइट बढ़ाई, जैसे ही लाइट आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिरोध मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए बोला जाता है बेटा ये क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, ये बनता किससे है? तो बेटा ये एक पदार्थ से बनता है, सेलेनियम नामक अर्धचालक से बनता है। तो बेटा लिखो, यह सेलेनियम सेलेनियम बेटा ये सेलेनियम क्या है? अर्धचालक है। यह सेलेनियम अर्धचालक से बनता है। यह सेलेनियम अर्धचालक से बनता है। बेटा ध्यान रखो। ठीक है? अच्छा, और वर्तमान में इसको कहाँ यूज़ करते हैं? तो बेटा इसमें प्रकाश नियंत्रण जैसे स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक डोर आदि में प्रयोग करते हैं। तो बेटा इसका यूज़ पूछा जाता है। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट क्या होती है? जो रोडें होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उसमें स्ट्रीट लाइट तथा ऑटोमेटिक डोर क्या होते हैं? वो डोर होते हैं ना जो ऑटोमेटिक अपन जाते हैं जब खुल जाते हैं। हाँ, वो ऑटोमेटिक दरवाजों में दरवाजों में क्या करते हैं? नियंत्रित करने के लिए करते हैं, नियंत्रण के लिए करते हैं, नियंत्रण के लिए करते हैं। यानी कि जैसे ही उस पर लाइट पहुंचेगी ना बेटा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और सर्किट को क्या करेगा? ऑन कर देगा। ठीक है? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट जो 3 थे, वो हमारे बेहद महत्वपूर्ण है, जो वैज्ञानिक तरीके से बनता है। बेटा एक और लिखा देता हूँ, वो सिर्फ नाम पूछता है और कुछ भी नहीं। तो अगला जो है बेटा वो क्या है? एक एक और लिखा देता हूँ। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ, कभी एग्जाम आ जाए तो। अगला क्या हो जाएगा बेटा? सेंसीटर। बेटा ये क्या होता है? ये वेरिएस्टर का उल्टा होता है ना? सेंसीटर में क्या होता है बेटा? एक ही चीज पूछता है, धनात्मक यह धनात्मक एकमात्र यही है ना? यह धनात्मक ताप गुणांक वाला होता है। ताप गुणांक धनात्मक ताप गुणांक वाला होता है ना? क्या होता है? प्रतिरोध होता है ना? यानी कि इसमें जैसे ही आप ताप को बढ़ाओगे, ताप को आपने बढ़ाया, तो बेटा इसके सापेक्ष इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसके सापेक्ष इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब कम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है? ये ध्यान रख लेना बेटा, किसी को नहीं आए तो ये ध्यान रखना कि अगर ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मैं कहीं पे ये लिख रहा हूँ ना बेटा, इसका मतलब क्या है? बढ़ना।
और कहीं अगर इसका उल्टा लिखता हूँ ना बेटा, तो इसका मतलब होता है घटना। ठीक है? वैसे तो आप सबको आता है, लेकिन तो भी ध्यान रखो। ठीक है? अब कुछ प्रतिरोध के महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। चलिए, अब है प्रतिरोध के महत्वपूर्ण नियम। अभी तक अपने प्रतिरोध की संरचना कंप्लीट हो गई बेटा। अब लिखेंगे प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। कौन-कौन से नियम हैं? एक-एक करके सारे नियमों को पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, अच्छा। तो आप बताओ प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर रो L अपॉन A, है ना? यही होता है। तो बेटा प्रतिरोध में भी हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि जिन-जिन अवयवों पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी अवयव। तो देखो, प्रतिरोध का मान तो यहाँ लिखो बेटा। प्रतिरोध का मान कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो बेटा इसके 3 नियम हैं। तो इसके कुल बेटा क्या है? 3 नियम है। 3 नियम है। कौन-कौन से? अभी देखो आपको लिखाऊँगा तो आपको सबको याद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कौन-सा नियम होगा? चालक की लंबाई पर। बहुत सही। चालक की चालक की लंबाई का नियम। ठीक है? अभी बताता हूँ बेटा। दूसरा क्या है बेटा? चालक की लंबाई का नियम हो गया। दूसरा क्या है बेटा? चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम। तो चालक के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्या है? वो है चालक के पदार्थ का नियम। चालक के पदार्थ का नियम। आपको पता है ये नियम आए कहाँ से? देखो बेटा, आपको एक सूत्र नहीं याद है? R बराबर रो L अपॉन A। बेटा यही से ये सूत्र है। ठीक है? ये रहा पदार्थ, ये रहा लंबाई। लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है? अब पहला है चालक की लंबाई पर किस प्रकार से नियम है? आओ समझते हैं। तो पहला है बेटा चालक की चालक की लंबाई का नियम। ठीक है? अब आप सभी को पता है, वैसे तो आप सभी जानते हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे आपका इंडक्टर हो, सभी लंबाई के समानुपाती होते हैं ना, लेकिन समझना पड़ेगा, है ना? तो क्या होता है बेटा, जैसे-जैसे लंबाई में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे प्रतिरोध बढ़ता है ना? तो पहला नियम क्या है? चालक की लंबाई चालक की लंबाई क्या होती है बेटा? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि उसके साथ-साथ बढ़ती है, उसके साथ-साथ घटती है, समानुपाती होती है। अभी बताते हैं बेटा, प्रतिरोध की लंबाई होती है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जैसे लंबाई बढ़ी वैसे चालकता बढ़ी, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अच्छा, एवं और क्या-क्या होगा? और होगा बेटा, जैसे ही आपकी लंबाई घटी तो बेटा क्या होगा? आपका प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है? समझ गए? इसीलिए बोला जाता है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा R, यानी कि आपका प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? बेटा लंबाई के समानुपाती हो जाएगा, L के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है? अब आपको एग्ज़ाम में कोई ग्राफ देके पूछे, तो आप बता दोगे ना? मान लो ये ग्राफ है आपका, है ना? आपको पूछेगा यहाँ R है और ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो बेटा क्या है ये? तो आप बता दोगे? ठीक है, बता देंगे, चलो। यानी कि ये R है और आपको इस तरह का एक ग्राफ देगा, तो बेटा इसका समानुपाती का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। ये हो जाएगा आपको L और ये क्या है बेटा? R और इसका बनने वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक? तो बेटा ये है समानुपाती का ग्राफ, यानी कि R समानुपाती L। यही पहला नियम है। ठीक है? चलो दूसरा, चालक की अनुप्रस्थ काट पर। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम। क्या नियम है? चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है, चालक का अनुप्रस्थ काट प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो बेटा, इस नियम के अनुसार
के अनुसार चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या बेटा ए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि क्या है, जैसे ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा, यानी कि जैसे ही ए यानी कि क्षेत्रफल, बेटा ए क्या है, क्षेत्रफल, ए बढ़ा तो क्या हो जाएगा, आर घटेगा, या ए कम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, आर बढ़ता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ये क्या है बेटा ए, ये क्या है 1 अपॉन प्रतिरोध, 1 अपॉन प्रतिरोध यानी कि आर, ठीक, समझ गए। इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, यानी कि अगर ये मेरा क्या है आर है और ये मेरा क्या है ए है, तो बेटा इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ लिया। चलिए, ये प्रतिरोध है और ये है। अब तीसरा है बेटा चालक के पदार्थ पर, तीसरा लिखो चालक के पदार्थ पर, सी चालक के पदार्थ का नियम, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, जैसे इसका पदार्थ होता है ना, वैसे इसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होता है ना। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि पदार्थ जो होती है अपनी आणविक संरचना सबकी अलग अलग होती है ना, तो उसी प्रकार उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। तो लिखो बेटा, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं बेटा उसकी आणविक संरचना पर निर्भर करता है, आणविक संरचना पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग पदार्थ है तो अलग अलग संरचना है, क्योंकि पदार्थ सब अलग अलग होते हैं। और बेटा इसे ही पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता को किससे निरूपित करते हैं, तथा पदार्थ की प्रतिरोधकता को बेटा किससे निरूपित करते हैं, रो से करते हैं। और ये रो जो होता है ना बेटा आर के समानुपाती होता है। अतः जो मेरा प्रतिरोध है आर, वो मेरा क्या होता है, समानुपाती किसके, प्रतिरोधकता के। बेटा ये क्या है, प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता रो, ठीक, समझ गए। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3, आराम चलो पीछे। ये है बेटा पहला समीकरण, ये सब आप जानते हो, लेकिन बेटा पढ़ना तो ऐसे ही पड़ता है। ये है दूसरा, और ये क्या है मेरा तीसरा। अब देखो बेटा, यहां से मैं कह सकता हूं इस समीकरण, यहां से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर समानुपाती क्या होता है, आर समानुपाती होता है एल, आर समानुपाती क्या होता है 1 अपॉन ए, और बेटा आर समानुपाती क्या होता है, रो होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से समग्र रूप से कह सकते हैं कि आर समानुपाती रो एल अपॉन ए, यानी कि आर बराबर रो एल अपॉन ए। बेटा यही क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, जो आप सभी जानते हो, ठीक है, समझ गए। ठीक है बेटा, समझ गए, यही प्रतिरोध का बेसिक सूत्र होता है। अब इनकी इकाइयां, इसकी इकाई, जैसे कि बेटा आर की इकाई क्या होती है, ओम, है ना, आर की इकाई क्या होती है, ओम,
अब देखो बेटा, लंबाई की इकाई एल की इकाई क्या होती है? मीटर। बेटा ए क्या है? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? 2 में होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाती है? मीटर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे रो की इकाई क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। अब देखो कैसे होती है, मैं बताता हूँ। ओम इंटू मीटर। देखो, यहाँ से देखो बेटा, आपके पास क्या है? R बराबर रो L अपॉन ए, है ना? इस रो को इकाई निकालनी, तो रो को क्या हो, यहाँ रुक बेटा, ये इधर चला जाएगा तो R A बटे में L। यहाँ पे देखो ये रो, ये क्या होता है बेटा? इसकी इकाई ओम और इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और यहाँ से मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो रो की इकाई क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। ठीक है? इस तरह से, जिसको नहीं आता वो ये समझ लो। ठीक, समझ गए? यहाँ से आई इसकी ओम इंटू मीटर, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, समझ गए? हाँ। अब ये जो आता है ना बेटा रो, इसकी कुछ निर्भरता होती है इस विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि ये किन-किन पर निर्भर करता है? तो बेटा ये हमेशा 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और बेटा दूसरा क्या है? पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अलग-अलग प्रतिरोध के सापेक्ष अलग-अलग जो प्रतिरोध देते हैं ना पदार्थ, उनके बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ ले रहे हैं। ठीक है बेटा? चलिए बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, और बेटा इसी को, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोला जाता है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, क्योंकि बेटा आईटीआई में हर चीज़ ध्यान होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ही मेरा क्या होता है? प्रतिरोधक